Hello students, welcome to online English class. In today's class, I am going to teach you a very interesting poem which is composed by Charles Mackay. The name of this poem, as you can see, My Good Right Hand. It's a very inspiring poem which gives a message that everyone should work hard, everyone should believe in God. तो इस तरह का एक मैसेज देने वाली पोइम माई गुड राइट हैंड के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि क्लास 10th स्टैंडर्ड पर जो गोल्डन रेज बुक है उसके पोइट्री सेक्शन से ये सेकंड पोइम यहाँ आज हमने पिक की है। और इस पोइम के जो कंपोज़र हैं वो चार्ल्स मैके हैं। चार्ल्स मैके एक स्कॉटिश कंपोज़र हैं। इन्होंने बहुत सारे पोएम्स सॉन्ग्स कंपोज़ किए हैं। ये नॉवलिस्ट भी हैं और एक फेमस पोइट हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस पोएम में चार्ल्स मैके एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि पीपल शुड वर्क हार्ड एंड पीपल शुड बिलीव इन गॉड, कि लोगों को वर्क हार्ड करना चाहिए और भगवान में विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं, जो एक्वेंटेंसेस होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, दीज आर ओनली सेल्फिश पीपल, दे नेवर हेल्प इन मिजरेबल कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू पोइट्स एक्सपीरियंस, पोइट के एक्सपीरियंस के अनुसार हमें केवल गॉड में विश्वास करना चाहिए। इस तरह का एक मैसेज ये पोइम जो है वो क्लियर करती है, आई मीन हमें देती है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। तो गुड राइट हैंड, यहाँ राइट हैंड जो है वो कोई बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं पोइट। माई गुड राइट हैंड इज़ ए सिंबल ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पोइट जो है वो अपना दाहिना हाथ अपने हार्ड वर्क को बता रहा है कि दाहिना हाथ जो उसको सपोर्ट करता है, आई मीन पोइट को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है वो उसका हार्ड वर्क करता है। इसलिए उसी अपने हार्ड वर्क को पोइट यहाँ पर सिम्बलाइज़ करता है माई गुड राइट हैंड के नाम से। तो इसी वे में पोइट ने इस पोइम का नाम रखा है माई गुड राइट हैंड, यानी मेरा अच्छा दाहिना हाथ। तो चार्ल्स मैकाय इस पोएम में एक स्टोरी रिलेट करते हैं, एक स्टोरी बताते हैं कि किस तरह से अनफॉर्चुनेटली एक बार वो डेंजर में, आई मीन मिजरेबल कंडीशन में फंस गए थे ड्यू टू पॉवर्टी। और जब ऐसी कंडीशन थी तो वो उसके जो फ्रेंड्स थे या उनके जो फ्रेंड्स थे वो उनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आते हैं। वो केवल उसे एक एडवाइस करते हैं। वो लोग जो हैं वो केवल लिप सिंपैथी शो करते हैं, लेकिन कोई भी उनके पास आता नहीं हेल्प के लिए। तो ऐसे में फिर उन्होंने ऐसा फील किया दैट ही शुड वर्क हार्ड एंड बिलीव इन गॉड। तो इस तरह से फाइनली जब वो हार्ड वर्क करते हैं तो अगेन प्रोस्परस हो जाते हैं। और जैसे ही लोग दोबारा प्रोस्पेरिटी में आते हैं तो वो उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और फाइनली वो कहते हैं कि उनका जो बिलीव है वो केवल गॉड में है। तो ये जो पोएम है उसमें टोटल 4 स्टेंजाज को कंटेन किया हुआ है। आई मीन इसमें टोटल हम 4 स्टेंजाज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि पोएम में 4 स्टेंजाज है और इन 4 स्टेंजाज में हर एक स्टेंजाज में 4 लाइन्स दी हुई हैं। पोएम की अगर स्पेशलिटी की बात करूं तो पोएम की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें हर एक स्टेंजा में राइमिंग स्कीम है। आई मीन इसको तुकबंदी के साथ, हिंदी में बोलें तो एक लय या तुकबंदी के साथ इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हर एक स्टेंजा के लास्ट के जो वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग के 2 लाइन जो हैं उनके लास्ट वर्ड आपस में राइम कर रहे हैं। आई मीन उनकी जो लय है वो सेम है। जैसे आप देख सकते हैं कंप्लेन, वेन, तो दोनों का साउंड मैच कर रहा है। कॉल्ड, गोल्ड, ये दोनों का मैच कर रहा है। इसी तरह से साइड, बिटाइड, सैंड, हैंड, तो ये दोनों सेम है। साइड, बिटाइड सेम है। तो हर एक स्टेंजाज में आप नोटिस करेंगे कि पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम को मेंशन किया हुआ है। अब इस स्टेंजा की अगर बात करें 1 बाय 1 अपन इसको एक्सप्लेन करें, हिंदी ट्रांसलेशन करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पोइट का क्लियर विश्वास है कि वो गॉड में विश्वास करता है और अपने हार्ड वर्क में बिलीव करता है। अगर हर एक स्टेंजा को शॉर्ट में पढ़ें तो फर्स्ट स्टेंजा जो है वो हमें बताएगा मिजरेबल कंडीशन ऑफ पोइट की मिजरेबल कंडीशन। अब अगर क्वेश्चन ऐसा पुटअप हो कि हाउ डिड ही बिकम वेरी पुअर, तो we can say that unfortunately due to some specific reason he become miserable, yeah, he become very पुअर।
तो फर्स्ट जो स्टेंजा है वो हमें बताता है मिजरेबल कंडीशन ऑफ पोइट, पोइट की जो दयनीय स्थिति है पॉवर्टी के कारण उसके बारे में। सेकंड स्टेंजा जो है वो ये बताएगा कि पोइट का जो विश्वास है, बिलीव है, वो गॉड में है एंड हार्ड वर्क में है। उसके बाद जो लोग इग्नोर करते हैं उसे, उन लोगों को वो लीव कर देता है, वो चाहता है कि नहीं मैं केवल गॉड में बिलीव करूँगा। थर्ड स्टेंजा हमें इस तरह का मैसेज देता है कि उसका जो करेज है पोइट का वो वापस से रिटर्न हो जाता है, वो रिवाइव हो जाता है और उसके बाद वो वापस से प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ता है। फोर्थ स्टेंजा जो है वो हमें इस तरह का मैसेज देगा कि फ्रेंड्स केम, कि उसके जो दोस्त हैं वो वापस आए, बट वर नॉट नोटिस, लेकिन उन फ्रेंड्स को नोटिस नहीं किया गया पोइट के द्वारा, तो पोइट ने उनको लास्ट में इग्नोर कर दिया था। तो मैसेज तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि क्लियर मैसेज पोइट देना चाहता है कि हमें विश्वास करना चाहिए गॉड में और अपने हार्ड वर्क पे। तो आइए बात करते हैं हर एक स्टेंजाज की कि पोइट स्टेंजाज में किस तरह का मैसेज यहाँ पर दे रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेंजा जिसमें मिजरेबल कंडीशंस के बारे में बात की गई है। कुछ सिंपल वर्ड्स नॉर्मली इसमें दिए हुए हैं, जैसे देख रहे हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं, तो उनको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, और जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगन टू कंप्लेन। पोइट कहता है कि मैं एक बार ग्रीफ में पड़ गया, मैं ग्रीफ में फंस गया, दुख में। यहाँ ग्रीफ वैसे सिंबल है पॉवर्टी का, कि एक बार मैं गरीबी में फंस गया, दुख में फंस गया। एंड बिगन टू कंप्लेन, और मैं शिकायत करने लगा। मुझे शिकायतें रहने लगी, या मैं गॉड से, लोगों से शिकायत करने लगा कि मैं इस तरह की मिजरेबल कंडीशन में हूँ। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक दोस्त की तलाश करी, बट आई शॉट हिम इन वेन, लेकिन मैं मुश्किल से उसे खोज पाया, या जो मेरी खोज थी वो सफल नहीं हो पाई। तो इसको सिंपली आप समझें तो देखो, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक फ्रेंड की तलाश की, बट आई शॉट हिम इन वेन, हिम आया फ्रेंड के लिए, और शॉट जो है वो सीक की सेकंड फॉर्म होती है। सीक मतलब सर्च करना, तलाशना। तो पोइट कहता है बट आई शॉट हिम, लेकिन मैं उसे खोज पाया, इन वेन यानी व्यर्थ में। इसका मतलब वो एक अच्छा फ्रेंड नहीं खोज पाया जो उसकी हेल्प कर सके। थर्ड लाइन, कंपेनियंस वर शाय, कि उसके जो कंपेनियंस थे वो शाय थे। एंड एक्वेंटेंसेज वर कोल्ड, और जो जान पहचान वाले लोग थे, एक्वेंटेंसेज बोलते हैं जो जानते पहचानते हैं, जिनसे कोई एक फैमिलियरिटी होती है, जो परिचित होते हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ जो शाई का मीन है, शाई का मतलब वैसे तो शाई होता है एक शर्मीला, लेकिन यहाँ शाई का मतलब है हिचकिचाना या सकुचाना, या दूसरी लैंग्वेज में अगर हिंदी में कहें तो संकोच करना। तो सिंपली पोइट कहता है कि कंपेनियंस वर शाई, कि जो साथी थे वो सब संकोच कर रहे थे, यानी दे आर ड्रीडेड टू हेल्प, वो सहायता करने से डर रहे थे, या दे आर हेजिटेटेड टू हेल्प। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो उसके एक्वेंटेंसेस थे, परिचित लोग थे, वो सब कोल्ड थे। कोल्ड का मतलब यहाँ ठंड से नहीं है, कोल्ड का मतलब है इनएक्टिव, जो नीरस होते हैं, जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, ऐसे लोग, या उदासीन कह सकते हैं हिंदी में। तो पोइट कहता है कि कंपेनियंस वर शाय, कि उसके जो दोस्त थे या उसके जो साथी थे वो सब संकोच कर रहे थे, परिचित लोग जो हैं वो बिल्कुल उदासीन थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन लोगों ने मुझे अच्छी काउंसिल दी, काउंसिल बोले तो सलाह, एडवाइस। बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन वो अपना गोल्ड यहाँ मनी का है, मनी का मीन्स देने वाला वर्ड है, लेकिन वो अपना सोना या अपना जो धन है वो देने से ड्रीडेड हो रहे थे। ड्रीडेड मीन्स अफ्रेड ऑफ, यानी वो मुझसे या मुझे धन देने से डर रहे थे। तो सिंपली पोइट इन 4 लाइन्स में ये कहना चाहता है कि आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगन टू कंप्लेन, कि मैं एक बार मुसीबत से घिर गया या गरीबी से घिर गया और शिकायतें करने लगा। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक अच्छे दोस्त की तलाश करी, बट आई शॉट हिम इन वेन, लेकिन मैं उसे खोज नहीं पाया, या जो मेरी खोज थी वो व्यर्थ में थी। थर्ड लाइन कहती है कि कंपेनियंस वर शाय, कि जो दोस्त या जो साथी लोग थे वो सब संकोच कर रहे थे, दे आर नॉट कमिंग फॉर हेल्प। सेकेंडली एक्वेंटेंसेज वर कोल्ड, और जो परिचित लोग थे दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन हीज़ हेल्प, तो वो सब लोग नीरस थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन लोगों ने मुझे अच्छी सलाह दी, बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन वो अपना गोल्ड देने से, अपना धन देने से डर रहे थे। तो फर्स्ट जो स्टेंजा है वो हमें बताता है कि यहाँ पोइट अपनी मिजरेबल कंडीशंस की एंड द बिहेवियर्स ऑफ अदर फ्रेंड्स, उसके बारे में पोइट हमें बात बताता है, अपने बारे में, कंडीशंस के बारे में हमें बताता है। सेकंड स्टेंजा जो है वो पोइट की पर्सनल फीलिंग है, कि वो कैसा फील करता है और अपने फ्रेंड्स के बारे में फिर वो क्या कहता है।
तो जैसा हम फर्स्ट स्टेंजा में देख सकते हैं कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो AABB है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम ए मान लेते हैं, अगर उसके जैसा ही सेम साउंड देने वाला वर्ड अगेन आ रहा है तो वो भी ए हो जाएगा, और अगर डिफरेंट साउंड आ रहा है तो हम उसको बी मान लेंगे। तो जैसा मान लिया हमने इसको ए मान लिया, तो दूसरा वेन भी कंप्लेन का जैसा ही साउंड दे रहा है तो ये भी ए हो जाएगा। कोल्ड और गोल्ड, ये तो कोल्ड को अगर डिफरेंट आ रहा है तो इसको बी मानेंगे, कोल्ड की जैसा साउंड ये दे रहा है तो ये बी हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी AABB। तो राइमिंग स्कीम निकालना काफ़ी आसान होता है। जिन पोइम्स में होती है, जिन स्टेंजाज में होती है, उनको जब हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेनेशन में, तब हम क्रिटिकल कमेंट्स में ये चीज़ें लिख सकते हैं कि द स्टेंजा हैज़ ए राइम स्कीम ऑफ AABB। इस तरह से आप पोएटिक लैंग्वेज में इनको मेंशन करेंगे। सेकंड स्टेंजा की बात करें तो लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बिटाइड टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन सेंड आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। इस तरह से ये सेकंड स्टेंजा। तो सेकंड स्टेंजा में भी पोइट कहता है लेट देम गो, कि उन्हें जाने दो। इस स्टेंजा की अगर कुछ एक स्पेशलिटी है तो वो ये है कि ये स्टेंजा जो है वो इन्वर्टेड कोमा में बंद है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ इन्वर्टेड कोमा में बंद है, लास्ट में भी इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद है। तो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी पोइट के द्वारा कही हुई जो बात होती है, राइटर के द्वारा कही हुई बात होती है, स्पीकर के द्वारा जो कही हुई बात होती है इंपॉर्टेंट, उसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दिया जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये स्टेंजा इंपॉर्टेंट है। पोइट कहता है लेट देम गो, उन्हें जाने दो। तो यहाँ जो देम आया है वो किसके लिए आया है? कंपेनियंस के लिए, फ्रेंड्स के लिए, एक्वेंटेंसेस के लिए, जो पोइट के मिलने वाले लोग हैं उनको। तो पोइट कहता है कि जो लोग सेल्फिश हैं, जो हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहे, उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, ऐसा उसने थोड़ा एक्सक्लेम यानी आश्चर्यजनक ढंग से जोड़ देते हुए कहा। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, फिर पोइट कहता है कि मेरे पास भी एक फ्रेंड है, यानी मेरे साइड में या मेरे पास एक फ्रेंड है। और वो फ्रेंड यहाँ पर किसको बताता है? गॉड को, कि गॉड जो है वो एक फ्रेंड के तौर पे उसकी हेल्प करेंगे। तो पोइट कहता है लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, ऐसा मतलब मैंने एक्सक्लेम किया या मैंने आश्चर्यजनक ढंग से या थोड़ा सा फोर्स करते हुए, जोर देते हुए कहा कि उन्हें जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरे पास भी एक फ्रेंड है या एक ऐसा फ्रेंड है जो मेरी हेल्प करेगा। क्या करने के लिए? टू लिफ्ट मी, यानी मुझे ऊपर उठाने के लिए, एड मी, मेरी हेल्प करने के लिए, वॉट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी हो या चाहे कुछ भी मुसीबत आए। अब जैसा आप देख रहे हैं कि ये बिटाइड एक वर्ड है। बिटाइड बोलते हैं वैसे टाइड जवार होता है, जवार भाटे को, लेकिन यहाँ बिटाइड इज़ द सिंबल ऑफ डिफ़िकल्टी। तो बिटाइड जो है वो कैसा मीनिंग दे रहा है? डिफ़िकल्टीज़ का। तो पोइट कहता है कि उन लोगों को जाने दो, मेरे पास भी एक फ्रेंड है। टू लिफ्ट मी, यानी मुझे उठाने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, एंड वॉट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी हो या चाहे कुछ भी मुसीबतें आएँ। तो गॉड को वो अपना एक सच्चा फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड बताता है। आगे पोइट कहता है टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ ए बिल्ड ऑन सेंड, कि संसार पर या संसार के लोगों पर विश्वास करना बिल्ड ऑन सेंड है, यानी मिट्टी के ऊपर एक बिल्डिंग बनाने की या मिट्टी के ऊपर एक महल बनाने के समान है। तो जिस तरह से बालू रेत पर या बालू रेत का अगर कोई महल बनाया जाता है तो दिस इज़ नॉट ए परमानेंट पैलेस। तो आप कह सकते हैं कि पोइट की एक ऐसी कंपैरिजन है। पोइट कहता है कि लोगों पर विश्वास करना बालू रेत पर एक अस्थायी बिल्डिंग बनाने के समान है, यानी लोगों पर जो विश्वास किया जाता है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है, या वो जो विश्वास होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो पोइट कहता है टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन सेंड, कि लोगों पर विश्वास करना एक बालू रेत के ऊपर महल बनाने के समान है। आई विल ट्रस्ट, फिर पोइट बोलता है मैं विश्वास करूँगा, बट इन हेवन, लेकिन केवल भगवान के साम्राज्य में। यहाँ हेवन जो है वो पैराडाइज वैसे नहीं है, स्वर्ग नहीं है, यहाँ कैपिटल ऑफ गॉड या अपन कह सकते हैं स्टेट ऑफ गॉड। तो पोइट कहता है कि आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, कि मैं विश्वास तो करूँगा बट केवल भगवान के साम्राज्य में, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे राइट हैंड में मैं विश्वास करूँगा। आई मीन मैं मेरे हार्ड वर्क में और भगवान के साम्राज्य में विश्वास करूँगा, इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं करूँगा जहाँ लोग हेल्प के लिए आगे नहीं आते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट लाइन में, इस थर्ड लाइन में जो बताया हुआ है वर्ल्ड, वो फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे आसपास है उसकी बात की गई है, और हेवन जो है वो बताया गया है द स्टेट ऑफ पोइट, स्टेट ऑफ गॉड या द वर्ल्ड ऑफ गॉड। तो इस तरह से पोइट कहता है कि उन लोगों को जाने दो, ऐसा वो आश्चर्यजनक ढंग से जोड़ देते हुए कहता है कि उनको जाने दो, मेरे पास भी एक दोस्त है, मुझे उठाने के लिए या मुझे हेल्प करने के लिए, चाहे कुछ भी मुसीबत आए। टू ट्रस्ट टू दी वर्ल्ड, संसार पे विश्वास करना जो है वो क्या है? इज़ टू बिल्ड ऑन सैंड, वो एक मिट्टी के महल बनाने के समान है, या मिट्टी के ऊपर एक अस्थायी बिल्डिंग बनाने के समान है। इसलिए पोइट कहता है कि मैं बिलीव तो करूँगा, मैं ट्रस्ट तो करूँगा, बट ओनली इन गॉड, नॉट इन फिजिकल वर्ल्ड।
तो वो केवल हेवन में और माई गुड राइट हैंड में विश्वास करने के लिए कहता है। नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो हमें बताता है कि पोइट कहता है कि मेरा जो करेज है वो वापस लौट आया। जैसे ही उसने हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया तो कुछ ही दिनों में वो वापस पुअर से प्रोस्परस बनने लगा, रिच होने लगा। तो पोइट कहता है माई करेज रिवाइव्ड। रिवाइव्ड मीन्स टू केम बैक, वापस आया। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा हिम्मत या मेरा जो साहस था वो वापस लौट आया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, ये जो है माई फॉर्चून्स, इन माई फॉर्चून्स, ये एक फ्रेज़ है। इसका मतलब है डिस्पाइट ऑफ इल फॉर्चुनेट, हिंदी में बोलें तो दुर्भाग्य के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, और यहाँ इन माई फॉर्चून्स का मतलब है अनफॉर्चुनेट यानी इल फॉर्चुनेट के लिए बोला है पोइट ने। तो पोइट कहता है कि माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, कि मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी मेरी जो हिम्मत है, मेरा जो साहस है वो वापस लौट आया या वो वापस मेरे पास आ गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा जो हाथ है यानी मेरा हार्ड वर्क उतना ही ज़्यादा मजबूत हो गया जितना मेरी स्पिरिट लाइट थी। तो यहाँ स्पिरिट का मतलब है मूड से, स्पिरिट वैसे आत्मा होती है, पर यहाँ पर पोइट कहता है कि जो मेरा मन था या मेरा मूड था वो जितना हल्का या जितना लाइट हुआ या जितना रोशनीदार हुआ, ठीक उतना ही मेरा हाथ जो है या मेरा हार्ड वर्क है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो दोनों को हम समझ सकते हैं। पोइट कहता है कि एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, कि मेरा हाथ या मेरा हार्ड वर्क उतना ही मजबूत था जितना मेरा चित्त या जितना मेरा मन हल्का था। तो इस तरह से पोइट कहता है कि कुछ समय के बाद मेरा जो करेज है वो वापस लौट आया और मेरा हार्ड वर्क उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितनी मेरी आत्मा या जितना मेरा मन हल्का था। नेक्स्ट पोइट कहता है इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुख से उठा दिया। अब आप देख सकते हैं रेज्ड का मतलब उठाया। इट जो आया है वो यहाँ पर आया है हार्ड वर्क के लिए। जो फर्स्ट लाइन में हम इसमें देख रहे हैं, सेकंड लाइन में कि यहाँ हैंड लिखा है, हैंड इज़ द सिंबल ऑफ हार्ड वर्क। तो पोइट कहता है कि इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, कि इस हार्ड वर्क ने मुझे सोरो से यानी दुख से उठा दिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे पेन से यानी दुखों से या कष्टों से बचा लिया। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, और इस हार्ड वर्क ने मुझे बार बार फेड यानी भोजन दिया, भोजन करवाया, खिलाया, खाने के लिए दिया। एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, और मुझे बार बार पहनने के लिए क्लेड यानी वस्त्र दिए। क्लेड का मतलब वैसे पहनाना होता है, वस्त्र अडोप्ट करना या पहनना होता है। तो पोइट कहता है कि जो हार्ड वर्क है उसने ही उसको सोरों से उठाया है, उसने उसे पेन से, कष्ट से बचाया है। और ऐसा इस हार्ड वर्क ने फेड एंड क्लेड वाला काम यानी भोजन देने का और वस्त्र देने का काम यानी उसकी आजीविका चलाने का काम अगेन एंड अगेन बार बार किया है। तो पोइट कहता है कि अगर उसको कुछ खाने के लिए, पहनने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें अगर उसकी आजीविका के लिए उसको दी गई है तो वो किसने दी है? हार्ड वर्क ने दी है, उसके रिलेटिव्स ने नहीं दी है, उसके जो एक्वेंटेंसेज है उन्होंने दी है। तो सिंपली पोइट यहाँ पर कहता है कि मेरा जो करेज है वो इल फॉर्चुनेट के बावजूद भी लौट आया, और जो मेरा हार्ड वर्क है वो उतना स्ट्रॉन्ग हो गया जितनी मेरी आत्मा या जितना मेरा मन जो है वो हल्का था या लाइट था। और इस हार्ड वर्क ने मुझे सोरों से, पेन से उठा लिया, बचा लिया, और इस हार्ड वर्क ने ही मुझे बार बार फेड किया, खाना खिलाया, मुझे वस्त्र दिए बार बार यानी अगेन एंड अगेन। तो इस तरह से पोइट यहाँ पर हार्ड वर्क को प्रेज़ करता है, हार्ड वर्क की जो क्वालिटीज़ है वो यहाँ पर बताता है कि किस तरह से वापस से उसका हार्ड वर्क लौट आया और वापस से वो एक पुअर से प्रोस्परस बनने की तरफ चला गया। तो जैसे ही वो प्रोस्परस बना तो फोर्थ स्टेंजा में पोइट कहता है कि जैसे ही मेरी कंडीशन ठीक थी तो सब लोग जो मुझे पहले छोड़ गए थे वो वापस आने लगे। वो जैसे ही वापस आए तो अब मैं उनको इग्नोर कर रहा था क्योंकि मुझे उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं थी। दे आर ओनली डार्केस्ट पीपल, दे आर सेल्फिश पीपल। तो फोर्थ स्टेंजा और देख लेते हैं। पोइट कहता है द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, कि जो दोस्त जो मुझे पहले लेफ़्ट कर चुके थे, छोड़ चुके थे, केम बैक एवरीवन, वो हर एक दोस्त वापस आ गया यानी वापस उसके पास आया। तो जैसे ही वो अच्छा हुआ, प्रोस्परस हुआ, तो लोग उससे मिलने के लिए आने लगे, लोग उससे होप करने लगे कि वो उनकी हेल्प करे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो डार्केस्ट एडवाइज़र थे, जैसा आप देख रहे हैं कि डार्केस्ट का मतलब वैसे तो अंधेरा या फिर काले के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर डार्केस्ट का मतलब है सेल्फिश। तो पोइट कहता है कि जो सेल्फिश एडवाइज़र्स थे, जो सेल्फिश सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट, वो ऐसे ही चमकीले दिख रहे थे। अब ब्राइट का मतलब मैं आपको बताता हूँ पोइटिक लैंग्वेज में। यहाँ कभी कहता है कि ब्राइट दिखने से मतलब है दे आर इन होप टू गेट सम हेल्प फ्रॉम द पोइट, कि वो इसलिए चमकीले ब्राइट दिख रहे थे कि वो एक ऐसी उम्मीद में थे कि वो पोइट से कुछ हेल्प ले सके।
तो सिंपली समझ सकते हैं, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, कि जो दोस्त जो मुझे छोड़ चुके थे, केम बैक एवरीवन, वो हर एक दोस्त वापस आ गया, एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो सेल्फिश एडवाइज़र्स थे, सेल्फिश जो सलाहकार थे मेरे मिलने वाले, वो लोग जो हैं वो सूर्य की तरह ही चमक रहे थे, या ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि मैं उनकी कोई हेल्प करूं। आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सब जानते थे, यानी उनको भी पता था कि अपोइट जो है वो उनको कोई ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा, तो अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा वो जानते हैं। आई थैंक दी, लास्ट में वो केवल भगवान को, अपने हार्ड वर्क को, उस राइट हैंड को थैंक कहता है। तो यहाँ पर एक पोइटिक वर्ड यहाँ दी यूज़ किया गया है, तो ये जो दी वर्ड है वो सिंबल है, या दी यूज़ किया गया है पोइटिक लैंग्वेज में यहाँ पर किसके लिए, यू के लिए। तो देखो लास्ट लाइन में पोइट कहता है आई थैंक दी, कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पर जो दी वर्ड है उसके बारे में आपको बता दूँ कि दी इसका सिंबल है THOU, दो, सेकंड पॉजेसिव फॉर्म दाई, और थर्ड जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म वो दी होता है। तो यहाँ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं यू, योवर, यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो अगर होता तो ये ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं तुम्हें, इस यू का दी का मतलब है तुम्हें। तो पोइट कहता है आई थैंक दी, कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, कि मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर ये अपने हार्ड वर्क को बोल रहा है, अपने करेज को बोल रहा है कि आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, यानी मेरे अच्छे दाहिने हाथ। तो वो अपने हार्ड वर्क को, दाहिने हाथ को एड्रेस करते हुए कवि कहता है कि मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मेरे अच्छे दाहिने हाथ। तो इस तरह से पोइट लास्ट में अपने दोस्तों को या उनको उसके लिए थैंक नहीं कहता, बल्कि वो अपने उस हार्ड वर्क को, अपने राइट हैंड को वो थैंक्स कहता है। तो इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट पोएम है। इससे रिलेटेड स्टेंजास को काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा हुआ है कि इनको एक्सप्लेन करो विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह से इन 4 स्टेंजास को आप अच्छे से स्टडी करेंगे, और जैसे ही स्टडी करेंगे आपको इजी वे में समझ में आ जाए, क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको पोएटिक लैंग्वेज में अलग तरीके से उनका मीनिंग निकल रहा है, जैसे गोल्ड का यहाँ पर मनी निकल रहा है, गोल्ड का मतलब इनएक्टिव है। इसके अलावा बिटाइड जो है वो डिफ़िकल्टीज़ के लिए आया है, हेवन जो है वो स्टेट ऑफ गॉड के लिए आया है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे यहाँ ब्राइट लिखा था, तो यहाँ ब्राइट वर्ड जो है वो होप के लिए आया है। तो इस तरह से इन स्टेंजाज को आप अच्छे से रीड करेंगे। मेन बात यह है कि हर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम को आप जज करेंगे। मोस्टली जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी भी स्टेंजा की, तो राइमिंग स्कीम के बारे में, वर्ड्स के बारे में, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, या उसकी लैंग्वेज के बारे में वो बातें हम बताते हैं कि लैंग्वेज सिंपल है, उसकी राइटिंग स्टाइल अच्छी है, उसके वर्ड्स जो हैं वो इजी हैं, इस स्टेंजा में इस तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, और इस स्टेंजा में राइमिंग स्कीम इस तरह से है। तो ये 4 से 5 पॉइंट है जिनको हम इंक्लूड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राइमिंग स्कीम कैसे निकलती है। और दोबारा से अगर मैं बताऊं तो जो सेम साउंड होता है उसको हम, जैसे कंप्लेन है, इसमें हमने इसको सपोज़ ए मान लिया, तो अब वेन कैसा है, डिफरेंट होता तो इसको बी मान लेते, लेकिन ये कंप्लेन की जैसे साउंड दे रहा था ये वापस ए हो जाएगा। कोल्ड डिफरेंट साउंड आ रहा है, इसको बी मान लेंगे। अगला वर्ड गोल्ड है तो गोल्ड और कोल्ड दोनों सेम है, तो जब कोल्ड बी था तो गोल्ड भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसकी सही जो राइमिंग स्कीम हो जाएगी वो ए ए बी बी, इस तरह से हम इसकी राइमिंग स्कीम मान लेंगे। तो ये था स्टेंजाज का पूरा स्टडी जिसको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। माय गुड राइट हैंड एक इम्पोर्टेंट पोएम है, अच्छे से इसे रीड आउट करें, और जो आपकी क्वेरीज़ हैं, आई मीन जहाँ प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।